तो आइए देखें नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कुछ एग्जांपल। तो 2x प्लस y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 is a system of non-homogeneous system of equation। यहां पे क्या है, एटलीस्ट वन कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो एक को हम लिए कम से कम एटलीस्ट, चाहे तो हम लोग तीनों को नॉन जीरो कर सकते हैं। एक ये हुआ, दूसरा भी एग्जांपल यदि देखें हम लोग तो दूसरा भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। x माइनस 3y प्लस z इक्वल टू 1, 2x माइनस y प्लस 3z इक्वल टू 2, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3। तो ये क्या है, तीनों का तीनों नॉन जीरो है, हम लोग ले सकते हैं। इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या अभी तक जो बातें हो रही थी वो था सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। वी हैव read at school level that system of equations a1x b1y c1 equal to 0 and a2x b2y c2 इक्वल टू 0 ये आपका होता है। लेकिन इसमें हैज पहला जो कंसेप्ट है यूनिक सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा कब, जब आपका a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो जाए। दूसरा आपका है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कब a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 हो जाए। और तीसरे नंबर में नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कब a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये हम लोग स्कूल लेवल में ही स्टडी कर चुके हैं। ये आपको बताया जा चुका होगा कि दो अननोन दो इक्वेशन है तो उसको देख करके यह बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा या नो सॉल्यूशन मिलेगा। इन यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए
ये टर्म होता है a1 बाय ए2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। ये कंडीशन नो सॉल्यूशन के लिए a1 बाय ए2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये क्या हुआ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। कब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, कब आपका नो सॉल्यूशन मिलेगा, उसका ये कंसेप्ट हुआ। अब इसी से निकाला गया है कुछ टेक्निकल टर्म। हम लोग उस टेक्निकल टर्म के बारे में बात करेंगे। आइए, रिगार्डिंग दिस सॉल्यूशन we have some technical terms which must be understood, क्लियरली। हम लोग इसको समझेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। जो टेक्निकल टर्म है, जरा उस टर्म के बारे में हम लोग देखिए क्या टेक्निकल टर्म होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? कंसिस्टेंट कहते हैं। कंसिस्टेंट होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कंसिस्टेंट, इफ ए सिस्टम of equations have solution, या एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, it is called consistent। क्या इसको कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। और ये आपका दो तरह का होता है। इट हैज टू टाइप्स। ये आपका दो तरह का होता है। क्या क्या होता है? यूनिक एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। आइए जरा हम लोग देखें एक एग्जाम्पल से। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन मान लेते हैं 2x + 3y = 5, x - y = 2। यदि ऐसा दिया गया है तो इसका क्या हो जाएगा? यह इज कंसिस्टेंट। क्यों कंसिस्टेंट होगा? इज कंसिस्टेंट क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है इस यूनिक आ रहा है। एज इट्स सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वह क्या मिलेगा? यूनिक मिलेगा। इट्स सॉल्यूशन हैज यूनिक, इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो इसलिए यह यूनिक मिलेगा।
अब एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये भी कंसिस्टेंट होगा। इज consistent because it has many solution. It has many solution as x y। यदि हम लोग इसकी बात करें, जरा देखिए यहाँ से, ये x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो x का वैल्यू क्या क्या आएगा? x का वैल्यू यदि हम लोग 3 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x का वैल्यू यदि 2 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू -1 आ जाएगा। इस तरीके से इसका मेनी सॉल्यूशन आता है। तो किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यदि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा हो तो वह कंसिस्टेंट कहलाएगा। यदि मोर देन 1 सॉल्यूशन आ रहा हो तो वह कंसिस्टेंट कहलाएगा। कहने का मतलब आपको ध्यान में यह रखना है कि यदि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है तो यह क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा। यदि यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा तो यह कंसिस्टेंट कहलाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। कारण इसका है कि जेईई में एक सवाल हमेशा पूछता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को लेकर के, तो ये कंसिस्टेंट का था। आगे हम लोग चलते हैं कि इनकंसिस्टेंट के केस में हम किसको इनकंसिस्टेंट मानेंगे। यदि कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तो उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। तो आइए जरा देखें हम लोग इनकंसिस्टेंट। दूसरा इनकंसिस्टेंट। If a system of equation have no solution, it is called inconsistent. It is called inconsistent. हम लोग इस पे एग्जाम्पल भी देखें। टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस 2y इक्वल टू 5 हैज नो सॉल्यूशन। because a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, hence given system of equation is inconsistent. System of equation is inconsistent. तो कंसिस्टेंट क्या है और इनकंसिस्टेंट क्या है ये क्लियर हो गया। कंसिस्टेंट कब होगा?
जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा। और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो ये दो नया टर्म है, इस दोनों नए टर्म को आप याद रखेंगे और कुछ है नहीं। आप जान रहे थे यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन क्या होता है और नो सॉल्यूशन क्या होता है। तो यदि यूनिक और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट। तो इस तरीके से आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़े, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और इसी के रिगार्डिंग दो टर्म निकलता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किसको कहते हैं, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। तो क्लियर है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। आगे हम लोग इस पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स करवाएंगे। हाँ तो बच्चों, हम लोग डिटर्मिनेंट खत्म कर चुके हैं। एक बार मैं आपको रिकैप करवा देता हूं कि डिटर्मिनेंट में हम लोग पढ़े क्या क्या। आइए, डिटर्मिनेंट में हम लोग जो पढ़े थे, पहला जो कंसेप्ट मैं बताया हूं, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। दूसरा कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। तीसरा हम लोग पढ़े, हाउ कैन यू एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड कैसे करेंगे, उसमें मैं बताया था आप लोगों को कि सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट रहेगा तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट रहेगा तो कैसे एक्सपेंड करेंगे। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़े थे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इसके बाद प्रॉब्लम्स किए थे, प्रॉब्लम्स ऑफ डिटर्मिनेंट। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपके सिलेबस में यहीं तक बात था। +2 का जो सिलेबस है उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल तक पढ़ना है। इसके बाद आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हम पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं। दो या दो से ज्यादा यदि इक्वेशन है तो वह सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होता है उसमें मैं आपको बताया हूं कि यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, कंडीशन भी मैं बता चुका हूं। नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है ये मैं बताया हूं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, इसके लिए भी मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसमें एक होमोजेनियस होता है, एक नॉन होमोजेनियस होता है। तो होमोजेनियस किसको कहते हैं और नॉन होमोजेनियस किसको कहते हैं, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं। होमोजेनियस किसको कहते हैं और नॉन होमोजेनियस किसको कहते हैं, आप देखेंगे उसमें मैं पूरा डिटेल से बताया हूं कि होमोजेनियस क्या है, नॉन होमोजेनियस क्या है। इसके बाद कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में मैं बताया हूं। कंसिस्टेंट सिस्टम हम किसको कहते हैं, वैसे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम को कंसिस्टेंट कहते हैं जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन मिलेगा वह कंसिस्टेंट कहलाएगा, और जिसका नो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है
कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पे बेस्ड कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे। चलिए, इतना तो मैं आपको बता चुका हूं। आगे हम लोग बात करेंगे रिजल्ट्स रिगार्डिंग consistency and inconsistency of system of non-homogeneous equation with three unknown and three equations। आइए इसमें हम लोग देखें कंसीडर a system of non-homogeneous equation with three unknown and three equation। Let a1x b1y c1z d1 equal to 0, a2x b2y c2z plus d2 equal to 0, a3x b3y c3z प्लस d3 इक्वल टू 0। यदि ऐसा है देन पहला देन इफ डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा के बारे में मैं बता चुका हूं कि डेल्टा हम लोग किसको लेते हैं, डेल्टा जब भी लेंगे a1 b1 c1 को लेंगे, a2 b2 c2 को लेंगे, a3 b3 c3 को लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन is unique with system is consistent, sorry, delta not equal to 0 then system is consistent। इसको क्या कहेंगे, consistent कहेंगे, consistent with unique solution, with unique solution। यदि दूसरे कंडीशन की बात करें हम लोग, दूसरा कंडीशन क्या होता है, इफ डेल्टा इक्वल टू 0 एंड एट लिस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3
are not 0, then system is inconsistent. क्या कहेंगे? inconsistent with no solution. नो सॉल्यूशन। तीसरे कंडीशन की बात करें हम लोग, डेल्टा, दूसरा कंडीशन है इफ डेल्टा इक्वल टू 0 एंड एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 आर नॉट 0। इस तीनों में से कोई एक भी 0 यदि नहीं हुआ तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टम इनकंसिस्टेंट मिलेगा। और इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, या यहां पे हम लोग कह सकते हैं दैट इज सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। तीसरे नंबर में हम लोग आए, तीसरे नंबर में इफ डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 डेल्टा 3 इक्वल टू 0, देन सिस्टम may or system may be consistent, system may be consistent with infinitely many solutions or inconsistent में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, अब इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। तो यहां से ये आप समझ गए होंगे, ये रिजल्ट जो आया है वो किसके लिए आया है? कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के लिए। जब तीन अननोन, तीन इक्वेशन रहेगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट कब मानेंगे, कब इनकंसिस्टेंट मानेंगे, उसके लिए ये सारा कंडीशन लाया हूं। आप रिलेट करेंगे पहले से, ठीक है? तो उसमें आप देखेंगे कि जब आपका दो अननोन, दो इक्वेशन था तो वहां पे हम लोग देखते थे कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो इस केस में क्या होता था? यूनिक सॉल्यूशन मिलता था, उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते थे। यदि मान लीजिए कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 आता था, तो इस केस में क्या होता था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आगे कंसिस्टेंट है। और यदि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, तो उस केस में नो सॉल्यूशन आता था। तो यहां भी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कब मिलेगा? दो टर्म अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि यदि डेल्टा 0 के बराबर नहीं हुआ तो इस केस में क्या कहलाएगा? सिस्टम इज कंसिस्टेंट कहलाएगा विथ यूनिक सॉल्यूशन। इसमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। यदि डेल्टा 0 आता है एंड एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 आर नॉट 0, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ये सिस्टम क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। यदि तीसरे की बात करें हम लोग, इफ डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इक्वल टू 0, देन सिस्टम में कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट भी होगा और कंसिस्टेंट भी होगा। तो कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, आइए उस पर हम लोग बात करेंगे। आप नोट कर लेंगे इसको। टू फाइंड
true status of case third. First of all, we write first two equation are as follows. लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? पहला दो इक्वेशन a1x b1y c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2x b2y c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट एक्स बाय, देखिए तो क्या मिलेगा, क्या करेंगे इसको हम लोग ढकेलेंगे, तो यहां से ये कितना आएगा b1 c2z d2 माइनस b2 c1z प्लस d1 इक्वल टू y बाय। अब जरा देखिएगा, इसको हम लोग ढकेंगे तो यहां से ये हमारा मिलेगा a2 c1z d1 माइनस a1 c2z d2 इक्वल टू 1 बाय। अब आप इसको ढक लीजिए तो ये आपको मिलेगा क्या, a1 b2 माइनस a2 b1। फ्रॉम हियर we get x and y and that value of x and y satisfy the third equation, satisfy the third equation, then system is consistent, otherwise it is इनकंसिस्टेंट। अदरवाइज ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहां से हम लोग यह सीखे कि तीसरा जो कंडीशन हमारा है, यदि तीसरा कंडीशन आ रहा है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये पूरा डिटेल आपका किया हुआ है। तो यहां से हम लोग तीसरे के लिए भी निकाल लेंगे कि हमारा सिस्टम जो होगा वह कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। इस पे हम कुछ प्रॉब्लम भी करवाएंगे। चलिए तो फिर हम देखें, इस पे सवाल कर लें। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पे जो हम लोग सवाल है हमारे असाइनमेंट का, वो है क्वेश्चन नंबर 3। और क्रैमर्स रूल मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। तीसरे में आप आइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड के so that the system
of equations 2x plus 5y lambda z minus k equal to 0, x plus 2y plus 3z minus 14 equal to 0, x plus y plus z माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या कह रहा है? पहला कहता है कि ये आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या कह रहा है? यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा कहता है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए अभी जस्ट हम लोग सीखे, क्या आपको मैं बताया हूं कि यदि 3 अननोन 3 इक्वेशन रहेगा तो इस केस में मैं बताया हूं इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। क्या यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा? तो यहां पे हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? डेल्टा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बता चुका हूं। एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट से हम लोग डेल्टा निकालते हैं और ये जो मैं बताया हूं ये क्रैमर्स रूल में मैं बता चुका हूं। तो आइए यहां से हम लोग पहले क्या करें, डेल्टा लिख लें। और डेल्टा जो हमारा दिया गया है वह कितना दिया गया है? ये आपका 2 5 लैम्डा 1 2 3 1 1 1। और ये क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। दिस implies 2 into, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे इसको? एक्सपेंड अलोंग R1। R1 के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, 2 ये खत्म, यहां से ये खत्म, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? यह 2 माइनस 3 माइनस 5। ध्यान दीजिएगा, ये खत्म, ये खत्म, तो ये और ये खत्म हो गया तो 1। अब माइनस क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 1 माइनस 3। अब आपका क्या हो जाएगा? यहां से लैम्डा और 1 माइनस 2 मिलेगा। 1 माइनस 2 ये नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, 2 इंटू माइनस 1 5 इंटू माइनस 2 प्लस लैम्डा इंटू माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। तो ये मिलेगा माइनस 2 प्लस 10 माइनस लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। तो ये मिलेगा कितना? 8 माइनस लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा नॉट इक्वल टू 8। सिस्टम आपका यूनिक होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। कब? जब यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये यूनिक सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब लैम्डा का वैल्यू 8 के बराबर नहीं होना चाहिए। लैम्डा का जो वैल्यू होगा वो 8 के बराबर नहीं होना चाहिए। जरा देखें इसका आंसर क्या दिया है। लैम्डा का वैल्यू 8 के बराबर नहीं होगा। अब हम लोग दूसरे कंडीशन के लिए चलें। दूसरा जो कंडीशन हमारा है वह क्या कहता है? नो सॉल्यूशन। दूसरा जो है वो आपका नो सॉल्यूशन। ये कह रहा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का कंडीशन मैं बताया हूं। क्या मैं कंडीशन बताया हूं? चलिए आइए मैं कंडीशन लिख भी देता हूं। कंडीशन था इफ डेल्टा इक्वल टू 0 एंड एट लीस्ट वन ऑफ
डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3 आर नॉट जीरो, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन। तो आइए जरा देखें, यहां से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेल्टा जीरो करेंगे। चलिए इस पार्ट को मैं मिटा दूं, यहां तक समझने में कहीं कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा इक्वल टू जीरो करेंगे पहला। तो डेल्टा इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा इक्वल टू जीरो का मतलब यहां पे हम लोग डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो लेकर के चले। जब डेल्टा इक्वल टू हम लोग जीरो करेंगे, इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज लैम्डा जो मिलेगा वह क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। कितना आएगा? कारण इसका है कि डेल्टा भी जस्ट मैं यहाँ पे एक्सपेंड किया हूँ, और यहाँ पे ये जो कंडीशन आया क्या आया, लैम्डा नॉट इक्वल टू 8। तो जब हम इक्वलिटी जीरो करेंगे, जब इसको जीरो के बराबर करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू हमारा 8 आ गया। अब हम लोग यहाँ से देखें कि डेल्टा 1 जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। तो डेल्टा 1 के केस में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को देखिए आप लोग, इक्वेशन जो आप देखेंगे, इक्वेशन जो दिया गया है उससे हम लोग डेल्टा 1 निकालेंगे। डेल्टा 1 निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, x को छोड़ देंगे। जब x को छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 5 मिलेगा, डेल्टा मिलेगा, माइनस k मिलेगा, यहाँ से ये 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, माइनस 14 मिलेगा, ये आपका 1 1 और माइनस 6 आएगा। और ये जो होगा इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लें। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, फिर हम लोग डेल्टा 2 भी लिख लें। डेल्टा 2 जो आएगा वह कितना आएगा, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे 5, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये मिलेगा कितना, -18 प्लस 14। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं किसके अलोंग, आप लिख भी सकते हैं एक्सपेंड अलोंग R1, R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल, क्या मिलेगा, -18 प्लस 14। अब ये क्या होगा, माइनस, और यहाँ पे इसका वैल्यू दिया गया है तो हम लोग लैम्डा के जगह पे 8 रख सकते हैं। लैम्डा के जगह पे क्या करेंगे, 8 रख देंगे। तो यहाँ से 8, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखिए तो ये आपको मिलेगा माइनस कितना, इसको ढकिए, इसको ढकिए, -12 प्लस कितना आएगा, 14 आएगा, माइनस के, इसके अलोंग ये कैंसिल, इसके अलोंग ये कैंसिल, कितना आएगा, 2 - 3। तो यहाँ से 5 इंटू -4 -8 इंटू 2, और ये कितना आएगा, -k इंटू -1। तो कितना आएगा जरा देखिए तो, -20 -16 प्लस k। तो ये हमारा आया कितना, k -36 आ गया। क्या आ गया, k -36 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा 2 को लिखेंगे। जरा आइए डेल्टा 2 को हम लोग लिखते हैं। डेल्टा 2 जो मिलेगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा 2 के लिए डेल्टा 1 जो हम लोग किए x को छोड़ दिए, डेल्टा 2 के लिए y को छोड़ेंगे तो यहां से मिलेगा कितना, 2, और लैम्डा -k 1 3 -14 1 1 -6, ये आएगा। इसको भी हम लोग एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड कीजिए। क्या मैं इसको मिटाऊं, इसमें कुछ डेटा आपको याद रखना पड़ेगा।
जो रिजल्ट पहले मैं निकाला हूँ वो सारा आपको याद रखना है। अब ज़रा देखिए यहाँ से एक्सपेंड जब हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, यह R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, ये ख़त्म तो कितना आएगा -18 प्लस 14 और लैम्डा की जगह पे ये जो आपका है ये तो मैं क्वेश्चन से लिखा हूं, और इस लैम्डा के जगह पे हम लोग हमेशा कितना लिखेंगे 8। कितना लिखेंगे लैम्डा के जगह पे हमेशा हम लोग क्या लेंगे 8 लेंगे। तो यहां से ये हमारा कितना आ जाएगा -8। जरा देखिए इसके अलॉन्ग ये खत्म, इसके अलॉन्ग ये खत्म, तो कितना आएगा -6 प्लस 14 आएगा, -6 प्लस 14, और फिर यहाँ पे ये आपका है -k, तो -k। जरा देखिए तो इसके अलॉन्ग रो और इसके अलॉन्ग कॉलम, तो कितना मिलेगा 1 - 3 मिलेगा, 1 - 3 आएगा। 2 × -4 -8 I इंटू ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका -k इंटू -2, तो ये कितना हो रहा है हमारा -8 -64 प्लस 2k, तो ये कितना आ जाएगा 2k -72, 2 कॉमन लेंगे, k -36, k माइनस कितना आ गया 36 आ गया। चलिए इसको भी मैं मिटा देता हूं, और हम लोग देखें यहां से डेल्टा थ्री कितना आएगा। चलिए लिखिए तो डेल्टा 3 z के टर्म को छोड़ करके लिखेंगे तो ये मिलेगा 2 5 -36 1 2 -14, ये आपका 1 1 -6। z वाले टर्म को हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे, तो यहां से आप जरा देखिए कि कितना आएगा। ये z वाले टर्म को यदि हम लोग छोड़ते हैं, ओह सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था ना, हाँ, तो यहां से ये आपका हो जाएगा 2 5 -k 1 2 -14 1 1 -6 -k होगा। अब देखें यहां से हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग जब आप एक्सपेंड करोगे तो कितना मिलेगा, यह -12 प्लस 14 -5 -6 प्लस 14 -k कितना आएगा 1 -2 आएगा। जरा देखिए यहां से ये 2 मिलेगा, -5 × 8 मिलेगा, और ये माइनस माइनस प्लस k हो जाएगा 4 -40 प्लस k, तो k -36। आप यहाँ पे देखिएगा क्या क्या आ रहा है। डेल्टा 1 जो हमारा आया वह कितना आया, k -36 आया। डेल्टा 2 2 × k -36 आ गया, और डेल्टा 3 की बात करें हम लोग k -36 आया। ओवरऑल देखा जाए तो डेल्टा 1 में k -36, डेल्टा 2 2 × k -36, और डेल्टा 3 k -36 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखें क्वेश्चन जो कह रहा था, क्या कह रहा था क्वेश्चन, नो सॉल्यूशन के लिए। तो नो सॉल्यूशन जो क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है, तो ये नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब डेल्टा 0 हो जाए। और क्या कह रहा था कंडीशन, एट लीस्ट 1 ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 आर नॉट 0। ये क्या होगा, आर नॉट 0, कम से कम इसमें से कोई एक ऐसा होना चाहिए जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 0 के बराबर ये k
नॉट इक्वल टू 36 यदि हम लोग लेते हैं तो 0 के बराबर नहीं आएगा। तो ओवरऑल हम लोग देखें तो यहाँ से k का जो वैल्यू आएगा नॉट इक्वल टू 36 और लैम्डा का जो वैल्यू आना चाहिए वह कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और आपका यही आंसर दिया भी गया है और यही आंसर भी होगा। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलेगा, रिजल्ट जो यहाँ से आएगा वह कितना आएगा, रिजल्ट जो आएगा लैम्डा का वैल्यू 8 एंड k नॉट इक्वल टू 36। और क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये जो आना चाहिए ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, या डेल्टा 2 नॉट इक्वल टू 0 या डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल होगा कब, जब k नॉट इक्वल टू 36 होगा। एक सवाल और दिया गया है, उस सवाल को देखते हैं। आप इसको नोट कीजिए और इसको समझिए।